अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने कंप्यूटर साइंस का जो पीबीए का मॉडल पेपर है उसका सेक्शन बी यानी पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जो कि आपके 30 मार्क्स का था, और अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे जो कि 20 मार्क्स के। और इसके अंदर मेनली बल्कि सारे का सारा जो आपका पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से है, जिसमें सूडो कोड, एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, उसके बाद आपके पास इन जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, और आपके जो पाइथन के चार्ट्स हैं, और इंटरव्यूज़ और सर्वे वाले क्वेश्चंस। ये तमाम जो मेन हमारे टॉपिक्स होंगे जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और आपके सेक्शन बी के अंदर इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। यानी आपने जो मेन सेक्शन बी को प्रिपेयर करने के लिए टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो एल्गोरिदम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, पाइथन के अंदर चार्ट्स, सर्वेज और इंटरव्यूज़, और सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम जो आपकी बुक के अंदर इंक्लूडेड हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो सेक्शन बी आपका फुली प्रिपेयर हो जाएगा। सो अभी हम वन बाय वन इन इस सेक्शन बी के जितने क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यू हैव टू राइट एल्गोरिदम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब यहाँ पर एल्गोरिदम का क्वेश्चन, सूडो कोड और फ्लो चार्ट, इन तीनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि एल्गोरिदम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एल्गोरिदम को समझते हैं, देन नेक्स्ट वाले के अंदर हम सूडो कोड को समझेंगे। और फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर इंक्लूडेड नहीं था इसलिए इस सोल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बट इन जनरल फ्लो चार्ट क्या होता है, जिसमें आप डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू इसी एल्गोरिदम को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एल्गोरिदम की ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है, जिसमें आप स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं। यानी डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने एल्गोरिदम को या सूडो कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक पिक्टोरियल यानी पिक्चर की फॉर्म में होता है, और एरो जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन बता रहे होते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है। अभी बात करते हैं एल्गोरिदम की, कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम बेसिकली सिंपल इंग्लिश वर्डिंग के अंदर जब आप अपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो वो आपका एल्गोरिदम कहलाता है। अब यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है एल्गोरिदम, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखें। आप इसको डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर कैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंडीशन लगाई और मैंने सिंबल यूज़ किए, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, आप इसकी जगह इंग्लिश में भी लिख सकते हो ए इज़ लेस देन बी, यानी एल ई डबल एस की फॉर्म में, यानी वर्डिंग की फॉर्म में। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम का मतलब सिंपल ये होता है कि अपने सिंपल इंग्लिश वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टिल लास्ट, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक। अब जैसे हमने एल्गोरिदम लिखना था कि वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 फाइंड करने का हमेशा से एक ही एल्गोरिदम होता है जो फॉलो होता है, और इसी एल्गोरिदम को आप बहुत आसानी से सूडो कोड और अपने जो आपका एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब बेसिकली कोई भी प्रोग्राम हो, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बताया था कि आपके पास पहले इनपुट होना ज़रूरी है। इनपुट होगी तो ही हम आगे प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो हमने पहले 3 नंबर इनपुट करा लिए। आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हो, यानी इसकी जगह आप यूँ भी लिख सकते हो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30, डज़न्ट मैटर। यानी आपकी मर्ज़ी है कि आप इनपुट लिखें या उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके लिखें। पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट ही होता है एल्गोरिदम का, उसके बाद इनपुट होती है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। अब हमने प्रोसेसिंग के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, और वो भी 3 में से। तो हम सिंपल लॉजिक क्या लगाते हैं कि हम पहले एक नंबर को लेते हैं और उस एक नंबर को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और तीसरे से कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों से छोटा है तो आपको पता चल जाएगा कि वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने सेकंड नंबर को लेना है और उसे बाकी 2 से कंपेयर करना है कि वो उन दोनों से छोटा है। अगर वो उन दोनों से छोटा है तो यही आपका आंसर है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो कन्फर्म है कि अगर पहला भी नंबर छोटा नहीं है, दूसरा भी नहीं है, यानी दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, तो इट्स कन्फर्म कि हमारा सी ही स्मॉलेस्ट है। तो अब आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो ये, और इस तरह से भी लिख सकते हो, इट डज़न्ट मैटर। जस्ट लिखना ये है कि बस स्टेप बाय स्टेप शुरू में स्टार्ट लिखना है, एंड पे स्टॉप लिखना है,
और दरमियान में आपने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को शो कराना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी। अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो हमारा ए स्मॉलेस्ट है। सिमिलरली अगर बी ए से छोटा है और बी सी से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और बी स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो सी हमारा स्मॉलेस्ट होगा। So that's how you can solve or write any type of algorithm. Just keep in mind the concept कि start होगा, end होगा, input होगी और दरमियान में processing. Now let's understand question number 2. अब जो question number basically part 2 but question 4 ही है हमारा। अब इसके अंदर आपने ये माइंड में रखना है कि पेपर में लीनियर सर्च भी आ सकता है, बाइनरी सर्च भी आ सकता है, आपके पास सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स भी आ सकते हैं जिसमें बबल सॉर्ट भी आ सकता है। इसके अलावा इंसर्शन सॉर्ट हमने पढ़ा है वो भी आ सकता है। यानी कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम, यानी इन चार में से कोई भी आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता क्या है। पहली बात यह है कि आपने हमेशा एक बात माइंड में बिठानी है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर काम करता है। अब वो सॉर्टिंग असेंडिंग भी ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। सो ये बात पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको जो लिस्ट गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर सॉर्टेड नहीं है तो उसके ऊपर हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो मोस्टली आपकी जो सर्च एल्गोरिदम है उसमें असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, लेकिन मॉडल पेपर के क्वेश्चन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो हमने वो रूल्स भी माइंड में रखने हैं कि असेंडिंग में क्या देखना है और डिसेंडिंग में क्या देखना है। देन हमने करना ये होता है कि लिस्ट हमारे पास गिवन होती है, टारगेट वैल्यू भी हमें दी जाती है जो हमने सर्च करनी होती है, क्योंकि सर्च का मतलब क्या है, आपने कुछ ढूंढना है। तो बाइनरी सर्च के अंदर आपको नंबर दे दिया जाता है कि अगर आपने ये वाला नंबर इस एल्गोरिदम के थ्रू, एल्गोरिदम अब क्या है, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एल्गोरिदम यानी स्टेप्स हैं जो हम बाइनरी सर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। सो जो मेन पॉइंट है यहाँ से हमने सीखा कि पहले हमने लिस्ट को देखना है कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, देन हमने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से काम करेगी और कौन सी लॉजिक है। नॉर्मली हम असेंडिंग ही फॉलो करते हैं और अगर डिसेंडिंग होगी तो हम उसी लॉजिक को रिवर्स कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं कि हाउ। इस स्लाइड के अंदर हम ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च के रूल्स क्या होते हैं बेसिकली। यानी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हमें क्या करना है और अगर असेंडिंग ऑर्डर होगा तो क्या करना है। एज यू ऑल नो कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हम अप्लाई सिर्फ तब ही कर सकते हैं जब आपकी लिस्ट सॉर्टेड होगी। अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो उसके ऊपर डायरेक्टली हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम करता है डिवाइड एंड कंक्योर मेथड पे। यानी हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से नंबर से कंपेयर करते हैं, फाइंड करते हैं और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक कि हमें नंबर फाइंड नहीं जब तक हमें नंबर मिल नहीं जाता, यानी जब तक हम नंबर फाइंड नहीं कर लेते। आपने पहले ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में जो लिस्ट गिवन है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपने देखना है, अब आप मिडल वैल्यू को टारगेट से भी कंपेयर कर सकते हो और टारगेट को मिडल से भी कंपेयर कर सकते हो, बात एक ही है। बस जस्ट डिफरेंस ये है कि अगर मिडल ग्रेटर होगा टारगेट से या फिर इसी का रिवर्स कर दो कि मिड टारगेट इज लेस देन मिडल, यानी जिस तरह हम इन्वर्ट कर देते हैं तो बात तो वही है, मिडल इज ग्रेटर देन टारगेट और टारगेट इज लेस देन मिडल। अब मिडल क्या है? मिडल एक सेंटर वैल्यू कहते हैं जो हम एक फार्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे भी। हमने पहले मिडल पॉइंट फाइंड करना है, यानी अपनी लिस्ट का मिडल पॉइंट या सेंटर फाइंड करेंगे और उस मिडल पॉइंट और सेंटर की जो स्टोर वैल्यू है उसको कंपेयर करना है अपनी टारगेट वैल्यू से। अगर वो ग्रेटर होगी तो हमें अपनी सॉर्टेड लिस्ट का राइट साइड सेलेक्ट करना है। कब? जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं कि आपके पास एक लिस्ट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और आपने उसका सेंटर फाइंड किया है, मिडल पॉइंट, और आपने जो नंबर फाइंड करना है वो आप उससे कंपेयर कर रहे हो। और जब आपने देखा कि आपका जो मिडल पॉइंट वाला नंबर है वो आपके टारगेट नंबर से बड़ा है और लिस्ट आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आप सोचोगे कि अगर नंबर छोटा है और ये ऑर्डर में है तो क्या ये राइट साइड पे पाया जाएगा, यानी राइट साइड पे हो सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड पे हो सकता है। हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारा मिडल की जो वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी है तो इसका मतलब है टारगेट छोटा है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो उसकी राइट हाफ वाली साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर हमारा जो मिडल पॉइंट है वो हमारे
जो टारगेट से लेस है और हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो फिर इट्स ऑब्वियस कि वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑर्डर असेंडिंग है, डिसेंडिंग में नहीं है। ये नहीं, बस सिर्फ ये आपने माइंड में रखना है कि अगर डिसेंडिंग होगा तो वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगी, और अगर असेंडिंग होगा तो फिर वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम वो वाला हाफ कंसिडर कर लेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल डिसेंडिंग में अगर वो राइट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उसका राइट हाफ पिक कर लेंगे, और अगर असेंडिंग में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा लेफ्ट साइड पे तो हम लेफ्ट हाफ कंसिडर करेंगे, और जिसको कंसिडर करेंगे उसका अपोजिट इग्नोर कर देंगे। यानी अगर राइट ले रहे हैं तो लेफ्ट को इग्नोर, लेफ्ट ले रहे हैं तो राइट को इग्नोर। अब यहाँ मैंने साथ एक ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा है जो आपको नजर आ रहा होगा, और जो और के बाद नीचे लिखा हुआ है वो इसी सेम को मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कुछ मिडल पॉइंट को टारगेट से कंपेयर करते हैं और कुछ टारगेट को मिडल से करते हैं। तो आप जो भी करें रूल सेम है, बस आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि एक्चुअली डिसेंडिंग में ये क्यों हो रहा है और असेंडिंग में क्यों हो रहा है। और जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, ये स्टार्ट और एंड वाला, ये बेसिकली फार्मूला तब यूज़ होता है जब हम मिडल पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं, और मिडल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है स्टार्ट में, जब हम बिल्कुल फर्स्ट लिस्ट को सॉर्ट कर रहे होते हैं। उसमें स्टार्ट हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और एंड हमारा लास्ट एलिमेंट होता है। लेकिन जब हम मिडिल पॉइंट कंपेयर कर लेते हैं और हम उसका हाफ कंसिडर करने जा रहे होते हैं, तो तब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर वो राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम स्टार्ट पॉइंट को अपडेट कर देंगे। यानी अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो रखना है वो मिड से एक अगले वाला रखना है। ये क्यों रखना है इसको ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। और एंड के अंदर यानी अगर लेफ्ट साइड होगी तो फिर हमने एंड को चेंज करना है। यानी आप यूँ माइंड में रख सकते हो कि अगर राइट साइड पे है तो स्टार्ट को चेंज करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर एंड को चेंज करेंगे। इसको फर्दर एग्जांपल के थ्रू और प्रॉपर एक क्वेश्चन के थ्रू हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देखो कि यहाँ सबसे पहले आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 93, देन 87, देन 83, 71, 65, 52, 47, 36, 10 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब लेट्स सपोज हमने इसका मिडिल पॉइंट फाइंड किया। मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने इंडेक्सिंग करनी होती है। अब ये इंडेक्सिंग आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, बट क्योंकि लिस्ट में हम काम कर रहे हैं और लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको फिर प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो इंडेक्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करो और 8 पे एंड करो। आप 1 से स्टार्ट करके 9 पे भी एंड कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना आपकी लॉजिक पे इफेक्ट आएगा। बट अगर प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात करें तो 0 को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिस्ट है और लिस्ट में हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं एंड देन मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब लेट्स सपोज जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमने जो नंबर फाइंड करना है उसे हमें मिडिल वैल्यू से कंपेयर करना है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर देखें पहला स्टार्ट 0 है और 8 है। 0 प्लस 8 आंसर इज 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 4 आएगा। इसका मतलब है 4 जो हमारे 4 मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर जो भी डाटा है वो क्या है, तो 4 पे हमारे पास डाटा है 65। तो हमने 65 को कंपेयर किया 36 से। अब अगर 65 36 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि 36 कहाँ लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो हमें राइट साइड पे देखना है, यानी राइट हाफ पे देखना है, क्योंकि हम हमेशा उसका हाफ देखते हैं जो हमने मिडिल पॉइंट फाइंड किया होता है। तो अगर 65 36 से ग्रेटर है तो उसका मतलब है 36 कहीं राइट साइड पे लाई कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ 36 इज लेस देन 65, तो हमें क्या करना है, तब भी हमें बात वही है कि 36 अगर 65 से लेस है तब भी वो उसी ही साइड के पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट इज द राइट साइड। करने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का, जो कि आपके थ्योरी के पेपर में भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछा जा सकता है इन जनरल, और अदरवाइज भी आपको कहा जा सकता है कि लिखें एल्गोरिदम। प्लस ये प्रोग्रामिंग के लिए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके अगर आप CS को सिलेक्ट करते हो तो वहाँ आपको ये सारे काम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करने होंगे। यानी अभी आप सिर्फ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव समझ रहे हो कि ये चीज़ काम करती कैसे, फिर आपने इसी को कोड में कन्वर्ट करना होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने इसको अ काइंड ऑफ सूडो कोड में और में लिख दिए। आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो, और है ये एल्गोरिदम ही, यानी बेसिकली आपका एक
प्रोसीजर है जो आप फॉलो करोगे अगर आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम परफॉर्म करना है अपनी किसी भी लिस्ट के ऊपर, यानी आपको एक लिस्ट दे दी जाए और आपने उसके ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम फाइंड करके या उसका प्रोग्राम लिख के और उसमें से आपने वो एलिमेंट फाइंड करना है। तो आप इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिखा जो हम हर सूडो कोड और एल्गोरिदम में लिखते हैं। सो हमने स्टार्ट के बाद हमने कहा कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्टार्ट का पॉइंट और एक एंड का पॉइंट। हम यहाँ पर इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं। हम इंडेक्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, और लिस्ट के अंदर हम हमेशा इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, आखिरी का हमेशा n-1, ये साइज़ -1 होता है। फॉर एग्जांपल 9 एलिमेंट हैं तो पहला 0 है तो आखिरी 9-1 8 होगा। सो हमें पहले दो चीज़ें चाहिए, एक स्टार्टिंग एंड एक एंडिंग। और हमने करना क्या है कि हमने स्टार्ट और एंड को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। और ये मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको सेकंड लाइन में एक लूप नजर आ रहा है। लूप हमने इसलिए लगाया बिकॉज हमें बार बार ये स्टेप रिपीट करने होते हैं। हमने बार बार मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसे अपनी टारगेट वैल्यू से कंपेयर करना है और फिर उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि हम उस लिस्ट का राइट हाफ कंसिडर करेंगे या लेफ्ट हाफ कंसिडर करेंगे। और फिर जो हाफ कंसिडर करेंगे अगेन उसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, अगेन कंपैरिजन करना है, अगेन डिसाइड करना है कि उस हाफ का फिर हमें फर्दर राइट हाफ चाहिए या लेफ्ट हाफ चाहिए। और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अनटिल के हमें नंबर नहीं मिल जाता या फिर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मूव करते करते एंड पे पहुंच गया, यानी आखिरी एलिमेंट तक, और हमें नंबर नहीं मिला। सो लूप हमने लगाया कि हम लूप तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि स्टार्ट जो है वो एंड से लेस होगा, तो हम ये बार बार रिपीट करेंगे। और मिल जाएगा तो हम वहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देंगे। सो हमने सबसे पहले क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड किया। हमने स्टार्ट प्लस एंड, यहाँ पर हमने इंडेक्स बेसिकली यूज किए, यानी हम 0 + 8 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जो आंसर आएगा उस इंडेक्स पे मौजूद एलिमेंट को उठाएंगे। यानी आगे जो आपको कंडीशन नजर आ रही है, बेसिकली लूप के अंदर हमने यही 3 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। ए में मिड पॉइंट फाइंड करना है, बी में लिस्ट के एलिमेंट को कंपेयर करना है, और सी में जो है वो चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर है, क्योंकि हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया। एक में हम इक्वल टू को चेक करें, एक में हम ग्रेटर देन को। वापस जाते हैं ऑप्शन बी के ऊपर, यानी अपने स्टेप बी के ऊपर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है लिस्ट मिड इक्वल्स टू टारगेट, यानी बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है उसको उस मिड पॉइंट के इंडेक्स, यानी उस इंडेक्स पे लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको उठाओ और उसे अपनी टारगेट वैल्यू से कंपेयर करो। जैसे यहाँ टारगेट 36 है और फॉर एग्जांपल हम 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करें, आंसर 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को उठाएंगे और उसे कंपेयर करेंगे अपनी टारगेट की वैल्यू से। अगर तो इक्वल आ जाती है तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा जो हमारा नंबर है वो हमें किस इंडेक्स पे मिला है या किस इंडेक्स पे वो मौजूद है। तो यहीं पर हम ब्रेक लगा देंगे और हमारा लूप एंड कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें चेक करना है कि क्या वो जो मिड पॉइंट पे स्टोर वैल्यू है, क्या वो वैल्यू टारगेट से बड़ी है। क्योंकि हम ये एल्गोरिदम बात कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली आप देन चेंज करोगे इसको जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। सो हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मिड की वैल्यू ग्रेटर है टारगेट से। अगर हमारी लिस्ट की जो मिड वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी होगी तो हमें क्या करना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है और मिड का वैल्यू बड़ी आई है तो इसका मतलब है छोटी उसके राइट हाफ पे ही एग्जिस्ट करेगी। तो राइट हाफ पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करना है, यानी अब हमें कंपैरिजन स्टार्ट करना है अपने 4 के बाद अगले इंडेक्स से जो कि 5 है। और 5 कैसे आएगा, 4 + 1 से। तो हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट कर दिया कि स्टार्ट क्या करो, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड + 1 कर दो, यानी अब उस अगले पॉइंट से स्टार्ट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया, एंड को चेंज नहीं किया। एंड 8 ही है और स्टार्ट 5 हो गया। तो इसका मतलब है अब 5 से लेके 8 तक के एलिमेंट आएंगे और ये अगला हाफ कंसिडर होगा। इसको हम इन डिटेल आगे अपने क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यानी कि आप यूं समझे कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो एल्स में हम एंड को चेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा वो लेफ्ट हाफ पे बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो बजाय स्टार्ट के चेंज करने की हम एंड को चेंज कर देते हैं। और एंड कहाँ से करने हैं, अगर 4 पे नहीं मिला तो इसका मतलब है अब इसका जो अदर हाफ कंसिडर करना है तो वो कहाँ से मिलेगा, 4 से एक नंबर पीछे, दैट इज 3। तो अब हम 0 से लेके 3 तक करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी हम रिक्वायरमेंट्स होंगी। अगर हम 36 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, 36 की जगह जैसे अगर कोई और नंबर करेंगे तो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली इस पूरी स्लाइड के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पिक क्या करना है कि हम एल्गोरिदम के अंदर करते क्या हैं। पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लेते हैं, फिर एंडिंग इंडेक्स लेते हैं,
फिर हम अपने एक स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं, यानी बेसिकली नंबर को सर्च करते हैं जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड पे नहीं पहुंच जाता, या हमें अपने मिड पॉइंट जो हम फाइंड करेंगे उस पे एग्जैक्टली हमारा नंबर मिल नहीं जाता, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। और रिपीट करेंगे क्या, बार बार मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद अपने वैल्यू को यानी उस मिड पॉइंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे टारगेट से, और अगर वो बड़ी होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर देंगे और राइट हाफ कंसिडर कर लेंगे, और अगर वो जो हमारी टारगेट वैल्यू और जो हमारी मिडल वैल्यू है वो छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हाफ कंसिडर करेंगे और अपने एंड पॉइंट को चेंज कर देंगे। एंड वी हैव टू रिपीट दिस स्टेप अगेन एंड अगेन। अब यही असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें चेंज कर लेंगे जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी। सो आई होप कि आपको एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये बात वर्बली तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है कि 0+8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब यहाँ डिवाइड का साइन मैंने फ्लोर डिवीजन इसलिए रखा कि पॉइंट का इशू ना है, क्योंकि अक्सर पॉइंट में आंसर आता है तो हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद हम इग्नोर कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट पॉइंट। सो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया 4, तो हमने कहा कि लिस्ट में जाओ और 4 इंडेक्स पे देखो क्या स्टोर है, वहाँ स्टोर है 65, और उसके बाद जो है वो हम 65 को कंपेयर करेंगे। 65 अगर ग्रेटर देन 36 है, यानी कि हमारा जो मिडल पॉइंट है वो हमारे टारगेट वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट सॉर्टेड है तो हमें राइट साइड वाले हाफ की तरफ जाना है और अपने जो अदर हाफ है उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारा नंबर हमें राइट साइड पे ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर जब वो हमें राइट पे मिलेगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट अपडेट कर देना चाहिए। अब हमें स्टार्ट जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो लोकेशन 5 से करना है, क्योंकि 4 तक तो हमने फाइंड कर लिया कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हमें ये भी पता चल गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अब ये 5 के बाद से लेके एंड तक जाएगा। तो हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिड+1 किया, यानी 4+1 किया 5, यानी अब हम सर्चिंग का प्रोसेस 5 से स्टार्ट करेंगे और एंड हमारा वही रहेगा, दैट इज 8। ये हमारा पहला पास है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन है लूप की, जिसके अंदर हमने ये काम किया। अब हम लूप को दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा नंबर हमें नहीं मिलता या जब तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पे नहीं पहुंच जाता सर्च करते करते, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सो अब चलते हैं सेकेंड आइट्रेशन की तरफ कि उसमें क्या होगा, क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 5 है और एंडिंग पॉइंट 8 है। अब आप यहाँ देख सकते हो हमने मिड पॉइंट का जो फार्मूला लगाया स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, तो स्टार्ट अब हमारा हो गया 5, एंड हमारा है वही 8, डिवाइड किया हमने 2 से, हमारा मिडिल वैल्यू जो आई वो 6 आई, और 6 लिस्ट ऑफ 6 जो हमारी लिस्ट गिवन थी वहाँ स्टोर है 47। हमने 47 को कंपेयर किया 36 से, तो हमें पता चला कि अगेन जो हमारा मिडिल पॉइंट है वो 36 से ग्रेटर है, या ये हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो इससे लेस है, तो इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फिर राइट साइड पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें फिर जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होना है और इस हाफ पार्ट के जो हमारा लेफ्ट है उसको हमें इग्नोर करना है। तो अब फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट अपडेट करना होगा, तो फिर हम वही काम करेंगे कि मिड+1 करेंगे। सो मिड क्या था 6, 6+1 क्या करेंगे 7, और हमारा एंड क्या है 8। इसका मतलब है अब हम अगले आइट्रेशन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं 7 से और एंड कर रहे हैं 8 पे, और फिर उस आइट्रेशन के अंदर देखते हैं कि क्या हमें अपना डिजायर्ड नंबर मिलता है या फिर नहीं मिलता। अपनी थर्ड आइट्रेशन या पास 3 के अंदर जब हमने स्टार्टिंग देखा दैट इज 7, हमने एंडिंग जो रखी वो वही थी, क्योंकि एंडिंग हमने चेंज नहीं करनी थी। सो 7+8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आया 7, और हमने जब इंडेक्स 7 पे जाके देखा तो वहाँ स्टोर था 36। अब हमारा 36 इक्वल्स टू 36 हमें नंबर मिल गया। सो हम यहाँ पर लूप को एंड कर देंगे, बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट वहाँ पर यूज़ करेंगे, और हमारा लूप ख़त्म, यानी हमारी आइट्रेशंस ख़त्म, नंबर फाउंड, और इंडेक्स हमारा कहाँ से आएगा, जो भी हमारा मिड पॉइंट से हमने जो फाइंड किया था। सो मिड जो यहाँ हमारा है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें पता चल गया कि 36 इज फाउंड एट इंडेक्स 7 इन आवर लिस्ट। सो दैट्स हाउ यू परफॉर्म द बाइनरी सर्च, यानी बेसिकली मिड पॉइंट फाइंड करना है और उसको कंपेयर करना है। अगर वो ग्रेटर होगा तो राइट हाफ कंसिडर करो और लेफ्ट को इग्नोर करो, और अगर वो ग्रेटर नहीं होगा लेस होगा तो फिर जो अपना एंड पॉइंट है वो चेंज कर दें, एंड देन अपने लेफ्ट को कंसिडर करें और राइट को इग्नोर कर देंगे, एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और अनटिल कि हमारा नंबर हमें मिल नहीं जाता या फिर हमारा इंडेक्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट एंडिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता, यानी हम सारे कंपेयर कर चुके हैं।
So that's how you perform binary search. And keep in mind the rule: if it is descending, the rule will be different, and if it is ascending, the rule will be different. Now let's understand the pseudo code. अब हमारा ये क्वेश्चन है सूडो कोड का. सूडो कोड बेसिकली हमने लिखना है टू प्रिंट इवन नंबर 1 to 100. बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि सूडो कोड और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है. दे आर ऑलमोस्ट सेम. The only main difference is pseudocode is the intermediate step between algorithm and your actual program. या इसको आप यूं भी आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि सूडो कोड का मतलब ये है कि अ सेमी फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम, एंड एल्गोरिदम का जो आपने वर्डिंग में लिखा होगा, यानी जो आपने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखा होगा, उसको आप हाफ ऑफ द प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर अगर लिख दें तो वो आपका सूडो कोड है. यानी इट इज़ एक्चुअली इंटरमीडिएट बिटवीन योर एक्चुअल प्रोग्राम एंड बिटवीन योर एल्गोरिदम. एल्गोरिदम जो है वो हमेशा वर्डिंग में लिखा जाता है, यानी उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं. बट सूडो कोड के अंदर प्रोग्रामिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं या प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है. बस ये मेन डिफरेंस है, बाकी दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. अब यहाँ पर आपको सूडो कोड नज़र आ रहा है. सूडो कोड है, हमने इवन नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक. तो हमने सबसे पहले तो वो स्टार्ट लिखा जो हम हर एल्गोरिदम और सूडो कोड में लिखते हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लूप लिखना है. अब ये वाली चीज़ जो है अगर आप एल्गोरिदम में लिख रहे होगे ना, तो वहाँ आप एल्गोरिदम में, यानी यही सेम आपका एल्गोरिदम का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ आप ये भी लिख सकते हैं रिपीट दिस स्टेप. फॉर एग्जाम्पल रिपीट your loop variable from 2 to 100 and all this, you can write it in this way. But यहाँ पर हम सूडो कोड के अंदर ऐसा काम नहीं कर सकते, वो गलत कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि सूडो कोड के अंदर हमें अ काइंड ऑफ फुल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वाला लिखना होता है. तो हम यहाँ पर फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, अपना वेरिएबल नेम आई यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम रेंज का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. बट फ्रॉम 2 to 100 भी लिख सकते हैं, बिकॉज फुली प्रोग्राम होना इज़ नॉट कंपल्सरी, यानी फुली प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को फॉलो करना इज़ नॉट कंपल्सरी. सो हमने फॉर एक लूप लगाया, आई एक वेरिएबल लिया, हमने कहा इसको 2 से लेके 100 तक रिपीट करो. अब हम 2 से लेके 100 तक क्यों रिपीट कर रहे हैं? 2 से लेके 100 तक इसलिए रिपीट कर रहे हैं बिकॉज 1 को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि 1 तो 2 पे डिवाइड हो जाता है और फिर वो भी प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर में, हालांकि वो इवन में नहीं कंसिडर होता, आपका पहला इवन नंबर 2 होता है. सो इसलिए हमने 2 से लेके 100 तक लिखा. और यहाँ पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जब पाइथन के अंदर करते हैं तो वहाँ तो हम कहते हैं हमें 101 लिखना चाहिए, तो यहाँ तो हमने 100 लिखा है. सो सूडो कोड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फुल प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम सूडो कोड लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 100 लिख देंगे. देयर इज़ नो इशू. सो 2 to 100 और डू, यानी जो हमने करना है वो हमने क्या करना है, हमने कंडीशन लगाई. यानी ये तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 100 तक जो हमने जाना है, उसमें हम सिंपली उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए जो आंसर है, जो उसकी डिवीजन का आंसर है, वो 0 आना चाहिए. तो हम डिवीजन यूज़ नहीं करते, हम हमेशा मॉडुलस यूज़ करते हैं. और ये बात आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमने चेक करना होता है कि कोई नंबर है इवन है या ऑड है, या एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा है, वो यूज़ दी मॉडुलस ऑपरेटर. तो हम यहाँ पर इफ़ आई मॉड 2 का आंसर निकालेंगे. अब यहाँ पर आप सिंगल इक्वल्स टू भी यूज़ करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये सूडो कोड है, प्रोग्राम नहीं है. सो अगर आई मॉड 2 का आंसर 0 आता है तो आपने प्रिंट कर देना है आई, और इफ़ को आपने एंड कर देना है, फॉर को भी एंड कर देना है, एंड यू हैव टू स्टॉप. अब यहाँ पर आपके माइंड में एक और चीज़ भी आएगी कि हम इंक्रीमेंट भी लगा सकते थे, तो देयर इज़ नो इशू. अगर आप इफ़ की कंडीशन यूज़ नहीं करना चाहते हो और आप इसमें 2 का इंक्रीमेंट लगाना चाहते हो, जैसे 2 में 2 का इंक्रीमेंट लगता जाए तो सारे के सारे आपके पास इवन नंबर ही आते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है. यानी आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला ही प्रोग्राम यूज़ करें. अब उसको भी मैं आपको जल्दी से एक बता देती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे. सेम इसी तरह आप फॉर लूप लिखेंगे, लेकिन इफ़ की कंडीशन आप नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आप क्या करेंगे, प्रिंट आई लिख देंगे. यानी प्रिंट आई को ऊपर वाली लाइन में ले जाएंगे, और उसके बाद आप नीचे आई में आई प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दोगे, यानी आई के अंदर 2 प्लस होता जाए, तब भी आपको आंसर तो वही मिलेगा. यानी इंक्रीमेंट 2 का होता जाएगा, और उसके बाद वो लूप बार बार रिपीट होता जाएगा. तो बताने का मकसद ये कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए. मॉड का जो वर्ड लिखा है इसकी जगह मॉडुलस ऑपरेटर भी लगा दो तो देयर इज़ नो इशू, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है अगर आप वो मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर दो. तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, और आपका जो मेन पॉइंट है, ये जो उस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ये जो आउटपुट है, वो एग्जैक्टली वैसी आनी चाहिए जैसी आप डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस टेबल का. आप ट्रेस टेबल की इन डिटेल वीडियो प्रॉपर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की डाली हुई है. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को फुली समझना हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. मैं ऊपर टॉप पे लिंक भी डाल दूंगी उस वीडियो का.
अब यहाँ पर हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करेंगे और डायरेक्ट हम जो टेबल है उसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ट्रेस टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ट्रेस टेबल एक ड्राई रनिंग की फॉर्म है जो हम पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम करते हैं, और उसका मकसद क्या होता है ताकि हम लॉजिकल एरर फाइंड कर सकें और हमें पता चले कि कहाँ हमारी लॉजिक गलत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप कोई सूडो कोड या प्रोग्राम लिखते ठीक हो, वो आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी सिंटेक्स ठीक होता है, बट आउटपुट हमें वैसी नहीं दे रहा होता जैसे हमें चाहिए होती है, यानी उसके अंदर सिंटेक्स एरर नहीं होता, उसके अंदर आपका लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर कौन सा एरर होता है? जो आप कहीं कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस की जगह माइनस डाल दिया, गलत वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, कंडीशन गलत लगा दी। तो ड्राई रनिंग जिसे हम कहते हैं या ट्रेस टेबल जो ड्रॉ करते हैं हम, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती कहाँ पर है और हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें अपने प्रोग्राम को या सूडो कोड को जो भी हमें गिवन होता है उसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है, यानी हमें देखना होता है कि यहाँ क्या काम परफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर कहाँ पर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कौन से स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, और जितने रिपीट होते हैं उतनी दफ़ा हम रिपीटिशन लाइन में लिखते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर टेबल को भी देखते हैं। सो यहाँ पर जो मेन, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि ठीक है ये ट्रेस टेबल हम ड्रॉ करते हैं, बट कैसे करते हैं? ट्रेस टेबल में हम हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने वेरिएबल्स को आप कॉलम के अंदर लिख देते हो, यानी टेबल बनाते हो और पहले में आप बेशक स्टेप लिख दो, स्टेप लिखना वैसे कंपलसरी नहीं है बट लिख दें तो वेल एंड गुड। सेकेंडली आपने तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉलम में लिख देना होता है और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, और जहाँ रिपीट हो रहा है वहाँ पर आप वो स्टेप बार बार रिपीट करोगे और देखोगे कि क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो चेंजेस आ रहे होंगे वो फिर आप साथ-साथ लिखते जाओगे और एट द एंड जाके जो भी आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट आउटपुट होगी, एक कॉलम आप आउटपुट का भी बनाओगे और वो आउटपुट वहाँ लिख दोगे। ये इसका मेन क्रक्स है। यानी टेबल बनाएँ, सारे कॉलम के अंदर सारे वेरिएबल के नाम लिखें, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें, जो रिपीट हो रहा है उसे रिपीट करें, और एट द एंड पहुँच के फिर आपके पास एक फाइनल जो भी आउटपुट है वो आप आउटपुट साथ-साथ मेंशन कर देते हैं। आउटपुट का भी आपका कॉलम होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और ड्रॉ द ट्रेस टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रेस टेबल नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो स्टेप 1 था वो स्टार्ट था, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लिख दें तो वेल एंड गुड, यानी उसमें सारा डैश डैश ही डालना है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं एक स्टेप के, क्योंकि उससे हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। फिर आपके पास आ रहा है जी num1, फिर आपके पास आ रहा है num2, फिर आपके पास आ रहा है टोटल का वेरिएबल, फिर आई जो कि आपका लूप का वेरिएबल है, एंड देन आपके पास आउटपुट आ रही है। और आउटपुट हमने सिर्फ आखिर में जाके लिखी क्योंकि हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो सबसे एंड पे थी। अगर साथ-साथ कहीं लूप के अंदर इन्वॉल्व होगी तो आप साथ-साथ भी आउटपुट के अंदर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आ रहा हो आउटपुट तो हम किस तरीके से मेंशन करते हैं। सबसे पहले स्टेप 2 से स्टार्ट किया। स्टेप 2 के अंदर हमारा क्या हो रहा था, 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही थी, एक num1 के अंदर 3, num2 के अंदर 4। टोटल और आई के अंदर कोई चेंज नहीं था, हमने डैश लिख दिया, आउटपुट नहीं थी, ख़त्म। स्टेप 3 पे आए, स्टेप 3 पे हमारा एक टोटल का वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन हो रही थी 0। सो हमने num1 को वैसे ही लिख दिया जैसा था, 2 को भी वैसे ही लिख दिया जैसा था, और टोटल के अंदर 0 स्टोर कर दिया। और ये स्टेप के अंदर आगे 2 में कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि अभी लूप स्टार्ट नहीं हुआ था, हम आगे चले गए। आगे गए, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपकी जो आई की वैल्यू थी वो 1 थी, यानी बेसिकली लूप आपका स्टार्ट हो रहा था, और लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से। सो उस लूप के बाद अब उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही थी वो हम उसी लाइन में लिख देंगे, क्योंकि जो आपका लूप वेरिएबल होता है ना वो आपको बता रहा होता है कि ये आइट्रेशन है, यानी ये इस अगली स्टेटमेंट की जो भी उस लूप के बाद लिखी गई है उसका रिपीटिंग का जो नंबर है वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम होगा तो आई 1 होगा, और आई 1 में हम उस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। अब उस स्टेटमेंट के अंदर हो क्या रहा है, उस स्टेटमेंट के अंदर टोटल के अंदर num1 जो है वो ऐड हो रहा है। सो हमने क्या किया, हमने जो टोटल की वैल्यू थी 0 उसके अंदर num1 को ऐड किया, 0 प्लस 3 आंसर 3 आया, और उसको वापस टोटल के अंदर स्टोर कर दिया। और हमने आई को 1 रखा क्योंकि पहली आइट्रेशन थी, आई की वैल्यू 1 थी। अब जब हम नेक्स्ट टाइम ऊपर आएंगे तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और दैट विल बी 2। सो आई 2 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने स्टेप वही रिपीट करना है, लेकिन क्योंकि क्योंकि अब पिछले स्टेप से टोटल के अंदर 3 आ गया है, और जो हमारा num1 है उसके अंदर भी 3 है, क्योंकि num1 कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो 3 प्लस 3 अब क्या हो जाएगा 6,
ये हमारी हो गई सेकेंड आइट्रेशन, क्योंकि I2 है। अब I3 होगा थर्ड आइट्रेशन यानी तीसरी रेपिटेशन। तीसरी रेपिटेशन में जो लास्ट स्टेप पे टोटल का आंसर था वो क्या था 6, और अभी आंसर जो हमारा नम 1 है वो क्या है 3, क्योंकि नम 1 चेंज नहीं हो रहा। सो 6 + 3 क्या आएगा 9, और हमारी आइट्रेशन आई की वैल्यू क्या है थर्ड। वैसे आई को पहले लिखना चाहिए था, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो इशू, बात तो एक ही है। उसके बाद हमारे पास आई क्या है 3, सॉरी 3 तो हमारा हो गया I4। सिमिलरली आई जब 4 होगा हम उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पिछले स्टेप का टोटल प्लस नम 1 दैट इज़ 3, वो चेंज नहीं हो रहा, वापस आंसर टोटल के अंदर दैट इज़ 12। ये हमारी हो गई फोर्थ आइटेशन। अब फोर्थ आइटेशन के बाद हमारा जो लूप है वो एंड कर जाएगा, एंड देन हम स्टेप 7 पे चले जाएंगे, और स्टेप 7 पे सिंपली हमारी जो प्रिंट टोटल की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हम टोटल को प्रिंट कर देंगे, और आउटपुट में हमें नज़र आ जाएगा 12, और उसके बाद हमारा एंड था, यानी लूप भी ख़त्म और हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म। सो इस तरीके से हम ट्रेस टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा के मैप का। अब के मैप का भी ऑलरेडी एक पूरी वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जिसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो रहता है, उसके लिए के मैप की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं इसको करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वही स्टेप्स हैं जो रिपीट होंगे। यहाँ पर मैं जस्ट उसका शॉर्ट बताऊँगी कि एक्चुअली हम करते क्या हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एक टेबल ड्रॉ करते हैं, और उस टेबल के अंदर हम अपने कम्बिनेशंस लिखते हैं। यानी आपका जब के मैप का क्वेश्चन आएगा, योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी बुलियन वेरिएबल्स आर देयर इन योर क्वेश्चन। अगर 2 हैं के मैप डिफरेंट होगा, 3 हैं के मैप डिफरेंट होगा, 2 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 कम्बिनेशन बनेंगे, 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 आपके पास 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8 8 कम्बिनेशन बनेंगे। सो इसका मतलब ये है कि हमने 8 बॉक्सेस, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं 8, जिनके अंदर हमने ये 1 और ज़ीरोस लिखे हुए हैं, वो हमने 8 बॉक्सेस बना लेने हैं। और बनाने कैसे हैं उसका भी एक रूल है। उसका रूल ये है कि आप हमेशा जो हमारी रो के साथ हम लिखते हैं वो ए लिखते हैं, उसमें हमेशा एक ए होता है और एक ए बार होता है, या आप उसको ए नेगेशन भी कह सकते हैं। हमेशा एक ए होगा और ए बार होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए पहले लिखो या ए बार बाद में लिखो, क्योंकि ऑब्वियसली कम्बिनेशन यूनिक ही बनते हैं। देन जो आता है आपका मेन, वो ये आता है कि जो ऊपर आप लिखते हो, अब बी को आप अलग ऊपर और सी को नीचे भी लिख सकते हो, और इस तरह भी लिख दें, देयर इज़ नो इशू। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने बी और सी के बिल्कुल एक जैसी फॉर्म इकट्ठी नहीं करनी। एक जैसी से मुराद क्या है, अगर मैंने पहले 2 जो सेल हैं या 2 कॉलम हैं उनके अंदर दोनों सी रखे हैं, और दूसरों अगले 2 के अंदर दोनों सी बार रखे हैं, तो अब सेम सीक्वेंस मैं बी के लिए फॉलो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बी के लिए मुझे एक बी और एक बी बार लिखना होगा, और फिर बी और बी बार लिखना होगा। यानी कि सेम रूल बी और सी वेरिएबल के लिए फॉलो नहीं हो सकता, इट शुड बी डिफरेंट। अगर आप 2 सी और 2 सी बार लिख रहे हो आगे, तो फिर आपको बी, बी बार और बी, बी बार लिखना होगा। और सिमिलरली अगर आप पहले 2 बी लिख रहे हो, आगे 2 बी बार लिख रहे हो, तो फिर सी को आप ऐसे करना होगा कि एक सी लिखें और एक सी बार लिखें, फिर सी लिखें और फिर सी बार लिखें। यानी दोनों सेम नहीं हो सकते, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली जो आपने इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखनी है। सेकंड, कम्बिनेशन हमने बनाने होते हैं, उसको बनाने के लिए पहले हमें 1 प्लेस करना होता है। कहाँ पर? अपने क्वेश्चन के हर गिवन कम्बिनेशन को फाइंड करके जिस सेल के अंदर वो कम्बिनेशन बन रहा होता है, वहाँ हमें 1 प्लेस करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन है ए, बी बार और सी बार, तो आपने क्या करना है, आपने ए वाली रो में जाना है और फिर टॉप से बी बार और सी बार को देखना है, और उसके बाद हमने ऊपर से देखा बी बार और सी बार जहां आ रहा था, और ए वाली रो देखी, और जहां वो सेल बन रहा था, सेल बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम कहते हैं, वहां हमने 1 प्लेस कर देना। इसी तरह आपने हर ग्रुप को देखना है, जहां जहां ग्रुप आ रहा होगा वहां वहां आपने 1 प्लेस कर देना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ 1 प्लेस हो गया, जैसे यहाँ पर हमने सारे 1 प्लेस कर दिए, अब आपने कम्बिनेशन बनाने हैं। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ, लेकिन अगेन सेम मिस्टेक होती है कि प्लीज़ पहले 4 का ग्रुप बनाना है, चाहे जैसे भी बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सिर्फ डायगोनल नहीं हो सकता, ये बात माइंड में रखनी है। डायगोनल नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है। और उसमें 4 का पहले बनाना है, अगर 4 का नहीं बनता तो आपने 2 का बनाना है, अदरवाइज़ आपने 4 का बनाना है। और उसमें भी रेपिटिशन अदरवाइज नहीं करनी। करनी सिर्फ तब है जब आपका कोई एक आधा एलिमेंट खाली जा रहा हो, यानी वो एक अकेला हो, तो फिर आप उसको इंक्लूड करने के लिए रेपिटिशन कर सकते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, हमने फॉर एग्जांपल पहले जो नीचे वाले 4 थे, ए के सामने 1 1 1 जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं या ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं, ये वाले कलर के हमने सारे के सारे 1 कंबाइन कर दिए, ये हमारा एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर ये वाला ग्रुप रिपीट होगा, लेकिन क्यों रिपीट होगा? क्योंकि जो ऊपर 1 है हमारी रो के, वो 1 खाली जा रहे हैं, तो हमने उनको इंक्लूड करने हैं। अब उनको इंक्लूड करने के लिए अगर हम राइट हाफ को देखें जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है, तो वो 4 1 थे, हमने 4 1 इकट्ठे कर लिए। अब एक्चुअली अगर हम इन 2 ग्रुप की बात करें, तो इन 2 ग्रुप में जो कॉम्बिनेशन बने, एक 1 फिर रह जाएगा। जो ग्रीन बना है ग्रुप, वो उस एक वैल्यू की वजह से बना जो एक रह रही थी। अब उस ग्रीन को पूरा करने के लिए हमने एजेस को कंबाइन किए, यानी जो ग्रुप 2 बना वो एज बना जो एक साइड का एज है और दूसरी साइड का एज है, और दोनों साइड कंबाइन करके वो भी हमने 4 का बनाया। अब यहाँ आपने 2 का नहीं बनाना, आप कहोगे रेपिटेशन हो रही है क्योंकि एक तो ऑरेंज के अंदर इंक्लूड हो गया, एक पर्पल के अंदर इंक्लूड हो गया, एक 1 है तो हम 2 का बना लें। नो, योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन 4। पहले 4 का बनाना है, अगर 4 का नहीं बनता तो आपने 2 का बनाना है। तो क्योंकि यहाँ 4 का बन रहा था, इसलिए हमने दोनों जो एजेस थे उनको कंबाइन किया और 4 का ग्रुप बना लिया। अब इन ग्रुप में से आपने ये देखना है कि आपके जितने कॉम्बिनेशंस आए हैं उनको आप लिख लें अलग। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के अलग लिख रहे हैं, ग्रुप 2 के अलग लिख रहे हैं। मिन टर्म्स इन्हीं को कहते हैं। जैसे जो एक-एक वैल्यू आपके पास आएगी ना, एक-एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, उसको हम मिन टर्म कहते हैं। तो हमने क्या किया कि उन तमाम को अपने पास लिख लिया और उनमें से आपने ऑब्जर्व करना है कि जो बोथ फॉर्म में आ रहे हैं उनको आपने एलिमिनेट कर देना है और जो एक फॉर्म में आ रहे हैं उनको आपने रखना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ग्रुप 1 की, अब जो ग्रुप 1 के नीचे वाले 4 हैं उनमें अगर आप देखें ए सिर्फ एक ही फॉर्म में आ रहा है, खाली ए आ रहा है, ए बार किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें ए को रखना ही रखना है। लेकिन अगर हम बी और सी को देखें, तो इन पूरे 4 ग्रुप में बी अपनी दोनों फॉर्म में आ रहा है, सिंपल में भी और नेगेशन में भी, इसलिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब बी और सी दोनों एलिमिनेट हो गए, इस ग्रुप में से सिर्फ एक आंसर बचा, दैट इज ए। सिमिलरली हमने अपने ग्रीन वाले ग्रुप को देखा जो कॉर्नर वाला था, उसमें भी हमने देखा कि ए और बी, अब यहाँ पर ए भी इन्वॉल्व हो रहा है और बी भी इन्वॉल्व हो रहा है अपनी दोनों दोनों फॉर्म में, यानी सिंपल और नेगेशन में, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। लेकिन सी सिर्फ एक फॉर्म में आ रहा है, दैट इज सी बार। सो हमने सी बार को रखा और बाकी ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। फिर हम पर्पल वाले पे आए। इसके अंदर जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमारा जो ए और सी है वो अपनी दोनों फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन बी ए की फॉर्म में आ रहा है, दैट इज बी। तो हमने उसको लिख दिया। अब तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स आए हैं उनको सम कर दें, तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा और सिंप्लीफाइड के मैप सोल्यूशन, यानी ये इतना बड़ा जो हमारा बेसिकली हमें गिवन था बुलियन एक्सप्रेशन, वो रिड्यूस होके सिर्फ इन 3 पे 3 से कंबाइन हो गया और इनको हमने प्लस कर देना है, ए प्लस सी बार प्लस बी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी का हमें लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है, वो हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले कॉमन मिस्टेक्स सुन लें जो आप हमेशा लॉजिक सर्किट में करते हैं। एक तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन हमेशा दो तरह से आता है, या आता है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ द सिंप्लीफाइड फंक्शन, और ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपने ये देखना है कि आपको गिवन एक्सप्रेशन की बात हो रही है या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अगर तो सिंप्लीफाइड है तो जो आपका आंसर होगा उसका ड्रॉ करना है। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाइड की थी, इसलिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर गिवन है तो गिवन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिया गया आपने उसका ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 ही चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक ए बी और सी, और तीनों को ऐड करना था, तो हमने सिंपली उसके लिए अपना ये और का सिंबल यूज़ किया जो ऐड करेगा। उसके बाद सी में एक नॉट भी चाहिए था क्योंकि वो सी बार था, तो हमने नॉट लगाया, सी को लिया, उसके आगे नॉट गेट लगाया, सी बार बन गया, उसके बाद बी लिया, ए लिया, और तीनों को प्लस करके हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड expression logic circuit of the given question. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, जो कि आपके पाइथन के डाटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन के चैप्टर से है, बेसिकली फर्स्ट ईयर का। और उसमें भी स्पेसिफिक जस्ट कुछ चार्ट हैं जिसको आप तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी चार्ट्स, हर चार्ट की एक वीडियो जो है वो मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं ये चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने किस तरीके से ये चार्ट्स ड्रॉ करने हैं। राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट अ डाटा सेट विद 2 वेरिएबल्स। अब वही बात के पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। फर्स्टली वी हैव टू जनरेट अ डाटा सेट वेयर y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 एंड वी हैव टू प्लॉट लाइन चार्ट एंड बॉक्स प्लॉट। हमने दो ड्रॉ करने हैं, लाइन चार्ट भी ड्रॉ करना है और बॉक्स प्लॉट भी ड्रॉ करना है। बट यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास डाटा सेट कहाँ से आएगा, और मोस्टली यही पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है। आपकी बुक में भी क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज में जो गिवन है वो इस पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है जो आपके चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है
वो दूसरा पर्सपेक्टिव है और उसमें हम फाइल को रीड कर रहे हैं। तो देखें ये जो बेसिकली रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बट जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपने पेपर के ऊपर लिखना होता है, तो वहाँ आप डाटा सेट की फाइल कैसे रीड करोगे, किस तरीके से करोगे, उसका कोई मकसद बनता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देंगे पेपर में जहाँ वो आपसे कहेंगे कि फाइल को रीड करें। क्योंकि वो अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता तो फिर भी क्वेश्चन की कोई तुक बनती है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना, पेपर पे देना है, तो इट्स ऑब्वियस के इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। बट स्टिल कुछ पता नहीं होता, क्या पता दे भी दें, बट इट डजेंट मैटर। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने उस रीडिंग वाले फाइल को भी यानी रीडिंग वाले प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करें। बाय द वे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के उसके भी मैंने सोल्यूशन दिए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम डाटा सेट कहाँ से लाएं। अब डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट बेसिकली वो डाटा होता है जिसके ऊपर हमने वो एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, या यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि डाटा सेट वो डाटा और वैल्यूज हैं जिनके थ्रू हमने अपना लाइन चार्ट ड्रॉ करना है और हमने अपना बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू यूज द लाइब्रेरी दैट इज इम्पोर्ट। सबसे पहले तो हमें इम्पोर्ट का वर्ड लिखना होगा, क्योंकि हमें इम्पोर्ट कराना है कौन सी? मैट प्लॉट। बल्कि यहाँ आ गई हमारे पास ये मैट प्लॉट, और उसमें से भी पाई प्लॉट कि हमने जो ये ड्रॉ करने हैं उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एज, इसको कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें बार बार ये पूरी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, बल्कि हमने जब भी इसको रेफर करना हो तो हम अपनी इस पीएलटी की स्टेटमेंट को यूज करके देन हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हमने करना क्या है? यहाँ तक हमने लाइब्रेरी तो अपनी इंक्लूड कर ली, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास डाटा सेट ही नहीं है। डाटा सेट कहाँ से लाएं? तो डाटा सेट हमें खुद से कंसिडर करना है, यानी खुद से जनरेट करना है। अब जनरेट के लिए रैंडम की लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं, बट एक और मैं तरीका आपको बताती हूँ जो कि हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है कि हम रैंडमली खुद से एक लिस्ट बनाएं एक्स की, और उसके बाद अपने लूप को इस्तेमाल करके वाई के अंदर उस, जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम एक की वैल्यूज लेते हैं और दूसरे के अंदर पुट करके वो उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो हम वो वाला मेथड यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप रैंडम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके रैंडम नंबर जनरेट करा के और वो भी स्टोर करा सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट आई गेस ये ज़्यादा आसान है। मेन मकसद ये है कि बस डाटा सेट होना चाहिए। डाटा सेट का मतलब क्या है? कि आपके पास कोई वैल्यूज होनी चाहिए जिन पे चार्ट या जिसकी विजुअलाइजेशन परफॉर्म हो सके। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपनी एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स का, और एक्स की लिस्ट बना लेते हैं। अब लिस्ट का सिंटेक्स हमें पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने लिस्ट बना ली। अब y की लिस्ट हमारे पास है ही नहीं। क्यों हम लिस्ट y की नहीं है? क्योंकि y हमें इस इक्वेशन के मुताबिक आएगा, यानी x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं और हर x की वैल्यू के अगेंस्ट एक y की वैल्यू आएगी, लेकिन वो y की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं? उस y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उस y की कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अंदर स्टोर कराने के लिए कोई लूप चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं? हम एक फॉर लूप लगाते हैं, और फॉर हम क्या करते हैं? फॉर x इन, बल्कि x नहीं, इसका नाम i रख लेते हैं, i इन x कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो लूप वेरिएबल है वो एक एक करके हमारी जो x में से वैल्यू है, यानी x वाली लिस्ट में से वैल्यू है, वो एक एक करके उठाता जाएगा। वहां से एक एक वैल्यू उठाने का मतलब क्या है? यानी हम सिंपली अपनी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, और मैंने यहाँ रेंज का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इन यानी मेंबरशिप का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। और जब हम फॉर लूप इस तरह लिखते हैं तो आपका जो फॉर लूप का वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू को उठाता है एट अ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट। यानी पहली दफा ये 1 उठाएगा, अगली दफा 2 उठाएगा, एंड सो ऑन। सो हम क्या करते हैं कि अब हम सेकंड लिस्ट को फिल करते हैं, यानी बाय को फिल करते हैं। और बाय में मुझे क्या फिल करना है? मुझे पहले 3 बेसिकली, यानी क्वेश्चन चाहिए मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसके अंदर प्लस करो 4। यहाँ एक्स नहीं लिखते हम, क्योंकि एक्स तो हमारी पूरी लिस्ट है, यहाँ हम लिखेंगे आई, वो एक एलिमेंट जिसको उठाया होगा। कि जब लूप चलेगा
तो आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 3 मल्टीप्लाई होगी प्लस 4 होगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे उसे वाई के अंदर स्टोर करते जाना है। वाई क्या है, एक लिस्ट, और एक लिस्ट के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, आई होप कि आपने फाइंड कर लिया होगा। भी हम एक लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, वी नीड अ फंक्शन दैट इज नोन एज अपेंड फंक्शन। यानी मैं चाहती हूँ जो भी इसका आंसर आए वो अपेंड हो जाए, यानी जो भी ये आंसर कैलकुलेट होगा वो अपेंड होगा। लेकिन अपेंड किस में करना है, वाई में। सो वाई लिखा और हमें पता है सिंटेक्स के मुताबिक हमें यहाँ डालना है डॉट। सो ये क्या करेगा, ये वाई लिस्ट के अंदर हर दफा का जो आंसर होगा उसको अपेंड करता जाएगा, यानी एक ऐड करता जाएगा। पहले लिस्ट खाली है तो पहला 0 पे ऐड होगा, अगला 0 के बाद 1 पे ऐड होगा, यानी पे एंड सो ऑन, और जो भी आंसर होगा वो वाई के अंदर सेव होता जाएगा। इसका मतलब है जब ये फॉर लूप खत्म होगा और हम यहाँ आएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद थी, तो उसके अगेंस्ट वाई की भी प्रॉपर फिलिंग हो चुकी होगी, यानी हमारे पास डाटा सेट जनरेट हो गया। अब आप रैंडम से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है क्योंकि हमें सिंपल डाटा सेट चाहिए। सो हमने डाटा सेट जनरेट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ड्रॉ करना है अपना लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर होता है, दैट इज plt.plot। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ लाइन इस्तेमाल कर देते हैं, नो, लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो चीज़ हमने एक्स एक्सिस पर शो करानी होती है वो पहले लिखते हैं, और उसका नाम ही एक्स है और दूसरी वाई है तो हम सिंपली वाई लिख देंगे। अब इससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पी एल टी डॉट, आप एक्स का लेबल दे सकते हैं कि एक्स क्या है। फॉर एग्जांपल एक्स हमारा क्या है, वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एक्स। सिमिलरली आप वाई का लेबल दे सकते हो पी एल टी डॉट, और उसके बाद आप क्या दोगे, वाई का लेबल, और उसके बाद उसके अंदर जो आप शो कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वैल्यूज ऑफ वाई, आप वो लिख देंगे। और हमें पता है कि जब तक हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते जो नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, तब तक हमारा चार्ट शो नहीं होता। तो वो क्या होता है, पी एल टी डॉट शो। बाकी अगर आप फिगर यानी उसका ऊपर नाम देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, तो आप वो भी सीखते हैं पी एल टी डॉट टाइटल। वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, दे ना दें उनका ऐसा इतना नहीं होता, कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन टाइटल देना जरूरी होता है, लिख दें तो वेल एंड गुड। अब यहाँ तक हमने एक ड्रॉ कर लिया है। अब आई गेस कि ये लाइब्रेरी का शायद इशू है कि ये इंस्टॉल नहीं है। आपने भी अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर पहले चेक कर लेना कि ये इंस्टॉल होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपका थ्योरी का पेपर है, वहाँ तो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल में ये अक्सर होता है। बट हम डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या ये हमें चार्ट ड्रॉ करके देगा या हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और उस भी इंस्टॉलेशन का तरीका आई होप कि आपको पता होगा। पिप इंस्टॉल की कमांड के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं अपने टर्मिनल को यूज़ करके, यानी यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल और अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखते हो और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाती है। सो लेट्स सी, यस सेम हुआ वही बात। नो मॉड्यूल नेम मैट प्लॉट लाइब्रेरी एग्जिस्ट, क्योंकि ये अक्सर ऐसा एरर आ जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पहले उसे इंस्टॉल करना है। सो लेट्स इंस्टॉल इट। ओके, सो पहले इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं एंड देन अपनी कमांड लिखते हैं। कमांड के लिए आपने लिखना है पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल। वैसे आप पिप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर पिप इंस्टॉल डायरेक्ट लाइब्रेरी का नाम हो भी जाता है, लेकिन अक्सर नहीं भी होता, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें आप पहले पाइथन डैश एम मॉड्यूल देन पिप इंस्टॉल और उसके बाद लाइब्रेरी का नाम दैट इज मैट प्लॉट LIB। सो लेट्स सी कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो होती है या नहीं होती। ऑल दो हमारा इशू तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, बट लेट्स सी। इशू स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। अपना इंटरप्रेटर चेक करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे वर्जन इंस्टॉल हैं पाइथन के। सो ये कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो हमें देखना है, और यहाँ पर वर्जन इस्तेमाल हो रहा है पाइथन 313। सो इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं और अपने इंटरप्रेटर पे जाते हैं, और वो आता है कंट्रोल शिफ्ट और पी से। यहाँ से जाएंगे अपने इंटरप्रेटर पे और यहाँ देखें बहुत सारे वर्जन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो डिफरेंट वर्जन ट्राई करते हैं।
देखते हैं किससे हमारा काम हो जाता है, इसको select करके देखते हैं एंड देन यस हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। वर्जन हमने सिलेक्ट किया और अब देखें हमारे पास इशू नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स हो तो अक्सर ये इशू आ जाता है। तो आपने देन इंटरप्रेटर में जाके यानी आपने अपना इंटरप्रेटर सही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स हो तो फिर ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो जाती है। अब इसको जल्दी से रन एंड डीबग करते हैं। नजर आएगी और फिर हम चलेंगे सेकंड पार्ट तरफ, बॉक्स प्लॉट का है। यस यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ हो गई, वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गई, वैल्यू ऑफ वाई आ गई और हमारा ये प्लॉट आ गया। क्योंकि हमने टाइटल नहीं दिया इसलिए हमें टाइटल नजर नहीं आ रहा। बॉक्स प्लॉट का हम टाइटल देंगे, फिर हमें उसका टाइटल भी नजर आएगा। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, अपनी एक लिस्ट बनाई, दूसरी लिस्ट को हमने फिल कर लिया यूजिंग दैट वैल्यू जो कि उस लिस्ट के अंदर हमने स्टोर की थी। उसके बाद हमने सिंपल अपना प्लॉट का जो फंक्शन था वो इस्तेमाल किया, लेबल दिए और उसको शो किया और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट जो कि है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए पहले तो हम इसको साइड बार को ख़त्म करते हैं अपनी, और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, कि हमें दोनों ही ड्रॉ करने, वरना पहले एक ड्रॉ होगा फिर दूसरा होगा। तो ये तो हमने चेक कर लिया, इसलिए हम अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम PLT लिखेंगे, उसके बाद अपने प्लॉट का नाम लिखेंगे जो कि है बॉक्स प्लॉट। तो सिंपली हम बॉक्स प्लॉट लिखेंगे। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बॉक्स प्लॉट सिर्फ एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है जिसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, उसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, उसका मिडिल पॉइंट कौन सा है, यानी उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक y की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने y को प्लॉट करना था, इसलिए हमें x की जरूरत नहीं है। सो वी आर नॉट राइटिंग इट, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट PLT डॉट, उसके बाद x लेबल, और x लेबल तो नहीं देंगे, हम जस्ट y लेबल दे देते हैं। बाकी आप x लेबल भी दे सकते हो, x एक्सिस पे लिखा आ जाएगा, ये y एक्सिस पे लिखा आ जाएगा। सो इसमें हम लिख देते हैं खाली y, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल भी देते हैं, PLT डॉट टाइटल, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और टाइटल दे देते हैं बॉक्स प्लॉट। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होता, दैट इज PLT डॉट शो। और उसके बाद हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन करते हैं, F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद अब हमें जो है वो अपना बॉक्स प्लॉट भी नज़र आ जाएगा। बाकी क्योंकि लिस्ट हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, डाटा हमारा डाटा सेट ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो सिंपली हमने ये बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस पे ये वाई लिखा आ गया। यहाँ हम वाई लिख सकते थे, वैसे वन की जगह हम यहाँ अगर वाई लिख देते वाई एक्सिस पे तो यहाँ लिखा आ जाता, बट ये क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, सेंटर क्या है, सो उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बॉक्स प्लॉट शो कर देते हैं। तो दीज आर दी सिंपल स्टेप्स, यानी सिंपली आपने माइंड में ये रखना है कि आपने डेटा सेट कैसे लेना है, हर एक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, बॉक्स प्लॉट का, उसके बाद आपका लाइन चार्ट का, फिर बार ग्राफ का, फिर आपके पास हिस्टोग्राम का। सो ये सारे आपके पास क्लियर होने चाहिए, यानी आपको पता हो कि कौन सा फंक्शन आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट सम सिनेरियो। अब ये क्वेश्चन आपका इसी तरह का ही आएगा जिसमें सिनेरियो डिफरेंट होगा, लेकिन आपने मेन उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये है कि इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने वैलिड क्वेश्चन पूछने हैं, इनवैलिड नहीं पूछने, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती, जो कि उस सिनेरियो से रिलेट नहीं कर सकते, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऐसे सवाल नहीं करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने बनाना है जो कि सिनेरियो से रिलेट कर रहा हो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। सो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली आपने ओपन एंडेड से क्वेश्चन पूछने हैं, और क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली हम ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और ये सारी बातें ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई हैं कि इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए,
सो जस्ट वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा सिनेरियो ये है कि हमने स्टूडेंट से प्रेफरेंसेस पूछनी है कि डू यू प्रेफर ऑनलाइन वर्सेस इन पर्सन लर्निंग। सो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जैसे वैलिड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इनवैलिड क्या होगा, आप किसी ये पूछें कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद कंपैरिजन है कि पर्सनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग है या नहीं है, डजेंट मैटर। हमारा मकसद है फाइंड द एडवांटेजेस और द ड्रॉबैक्स ऑफ आइदर ऑनलाइन वर्सेस इन पर्सन लर्निंग। वी आर कंपेयरिंग द ऑनलाइन वर्सेस इन पर्सन लर्निंग। तो हमारा मेन गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले सकें कि क्या बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं या फिर इन पर्सन लर्निंग ज़्यादा अच्छी है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन हम बेहतर कलेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड, उतना हमारे लिए उसका जो एक इस क्वेश्चन का आंसर है वो फाइंड करना आसान होगा। सो यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो। बस ये बात याद रखिएगा कि वो सिनेरियो से रिलेट कर रहा हो और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग ओवर अटेंडिंग क्लास इन पर्सन और वाइस वर्सा। जो आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला है कि वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लें, लेकिन वो ऑन कैंपस पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सो आपने स्टूडेंट से पूछा कि इसकी रीजंस क्या हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन विद रीजंस। आपने रीजंस देनी है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने भी हों, अब वैसे ऑब्वियसली आपने आंसर्स तो नहीं लिखने, आपने तो जस्ट क्वेश्चन लिखने हैं। सो जस्ट आपने क्वेश्चन इस तरह का बना देना है, एक्सप्लेन यूर रीजंस, और कोशिश करना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है जिसका यूज़र या सॉरी जिससे भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करें। अगर आप क्लोज एंडेड लेंगे, जैसे आपसे पूछें डू यू प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, अब वो येस और नो में आंसर करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज एंडेड नहीं पूछने। क्लोज एंडेड हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी डिस्कस करते हैं, जिसमें आइदर फिक्स आंसर होता है और आपने उसी से में से प्रोवाइड करना होता है। तो ये पर्सपेक्टिव भी माइंड में रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछें। Second है, how does your learning experience differ when you are studying online as compared to being physically present in the class? Similarly, what challenges do you face during online learning that you do not focus in a physical classroom? How do you feel about interacting with your teachers and classmates in an online environment versus face to face? Does it affect your motivation and all that? So ये सारी की सारी जो जिसको बेसिकली चीज़ें हैं, यानी आपने बस एक मेन पॉइंट देख लेना है कि इसके अंदर जो हमारा मेन गोल है वो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल हैं, कोई और आपके माइंड में आते हैं तो ऑब्वियसली वो भी ठीक होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना फजूल क्वेश्चन तो आप नहीं बनाएंगे जो रिलेट नहीं कर रहा होगा। कुछ तो ऐसा बनाएंगे जो सिनेरियो से रिलेट कर रहा होगा। तो जस्ट आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, और उसका जो मेन पर्पस है वो आपने माइंड में रखना है। और इंटरव्यू में आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं लिखने, आपने ओपन एंडेड ही लिखने हैं। तो आपके लिए मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कि सेकंड बी पार्ट है, बेसिकली पहला जो पार्ट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का है, और जो सेकंड पार्ट है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का है। यानी सर्वे में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, और इंटरव्यू में हमेशा ओपन एंडेड ही पूछते हैं। और सर्वे के अंदर यूज़र के पास जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें यूज़र के पास फिक्स जो चीज़ दे दी गई है बस उसी में से सिलेक्ट करना है, वो अपने मुताबिक कुछ नहीं बता सकता। जैसे क्लोज एंडेड मोस्टली 3 तरह के होते हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक होते हैं आपके पास जिसमें आप यूज़र को बता देते हो आइदर येस और नो। एक होते हैं आप 3-4 ऑप्शन दे देते हो, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, उससे उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट को देखो कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड पर मंथ, 0, 1 to 2, 3 to 5, मोर देन 5। इसी तरह एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप पूछते हो कि एक स्टेटमेंट देके डू यू एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, रेट इट फ्रॉम 1 to 2, 3 और 4 और 5, और जो रेटिंग वाले होते हैं। तो इसी तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, इट डजंट मैटर, जस्ट वही पर्सपेक्टिव है जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि बस वैलिड होने चाहिए, जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए। और बाकी आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू प्रेफर टू रीड? फिक्शन, नॉन फिक्शन, टेक्स्ट बुक्स, कॉमिक्स? व्हाट डू यू यूजुअली रीड? व्हेन डू यू यूजुअली रीड? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, बिफोर स्लीपिंग? सो आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चन बना सकते हो। बस ये माइंड में रखना है कि सर्वे के अंदर मोस्टली हम क्लोज एंडेड बनाते हैं, और हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो हमेशा ओपन एंडेड बनाए जाते हैं। और बाकी बस आपने रेलेवेंट रखना है टुवर्ड्स द सिनेरियो जो गिवन होगा, इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं बनाने।
होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगी। प्लस पीबी की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो मैंने डाला हुआ है। रिमेनिंग कंटेंट और जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनकी आसान वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।